नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। क्यों ममता बनर्जी डॉक्टर घोष को बचाना चाहती हैं। दूसरा, ब्रॉडकास्ट बिल विड्रॉन, खतरा खत्म या सिर्फ टला है। तीसरा, कितना सुरक्षित है बांग्लादेश हिंदुओं के लिए। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले हमेशा की तरह आपसे विनम्र आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि आप एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देते हैं और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार एक मुश्त भी आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक मदद की ज़रूरत है क्योंकि आपके इस आर्थिक सहयोग से चैनल सुचारू रूप से चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, क्यों ममता बनर्जी डॉक्टर घोष को बचाना चाहती हैं। अभी 9 अगस्त को कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में, आरजी कर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे अब बार बार पेपर में लिखा जा रहा है पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी। अरे भाई, रेजिडेंट है। हम लोग जो यहाँ मेडिकल कॉलेज बोला जाता है वो रेजिडेंट बोला जाता है। MBBS कर चुकी थी, अपनी PG कर रही थी, उसकी रेजिडेंट डॉक्टर थी, 31 वर्षीय एक बच्ची थी। 9 अगस्त को उसका शव मिला और शव बुरी हालत से मिला, मतलब रेप हुआ था, बहुत छत किया था। वो आप सब लोग उसको पढ़ लेंगे, उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा ये समझ भी लेंगे, इसके एक ट्रेडिशन है। ये जो मेडिकल कॉलेज है, मतलब इट हैज़ अ हिस्ट्री, बहुत नामचीन है। इसका नाम कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज है। ये 1896 का इस्टेब्लिश किया हुआ है और जिस समय इस्टेब्लिश हुआ था उस समय फर्स्ट नॉन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन एशिया था। और जब ये शुरू हुआ, आरजी कर साहब ने इसको शुरू किया, वो डॉक्टर थे, तो पहले इसका नाम था कैलकाटा स्कूल ऑफ मेडिसिन, फिर बाद में और वो हुआ, फिर ये हुआ कैलकाटा मेडिकल स्कूल, फिर ये कैलकाटा मेडिकल स्कूल एंड कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ऑफ बंगाल, फिर ये बेलगछिया मेडिकल कॉलेज हुआ। फिर एक समय आया जब इसको कारमाइकल मेडिकल कॉलेज, वहाँ के गवर्नर उस समय जो हुआ करते थे बंगाल के, उनके नाम पे हो गया। और फिर फाइनली ये आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाम से चल रहा है। हत्या के आरोप में पुलिस ने एक संजय राय, जो एक अपने को सिविक वॉलंटियर विद कोलकाता पुलिस कहते हैं, उनको पकड़ा है। सिविक वॉलंटियर क्या होता है, अब मैं कोलकाता पुलिस का तो नहीं जानता हूँ, यहाँ पे तो होमगार्ड होते हैं। अब ये सिविक वॉलंटियर को 12,000 रुपये महीना मिलता है। मुझे लगता है उसी टाइप की कोई चीज़ है होमगार्ड। एक्चुअली क्या है कि पुलिस अपनी भर्ती, जब उसको ज़रूरत तो होती है, उस भर्ती को ना रोक के कुछ इस तरह के कुछ नॉमिनक्लेचर करके वो लोगों को अपने यहाँ रखती है। तो ये 12,000 रुपये महीना इनकी तनख्वाह हुआ करती है। ये राय का ये है, जो संजय राय है, जिसमें पकड़ा गया है, वो 4 बार शादी कर चुका है। वो कुछ अजीब अनस्टेबल टाइप आदमी है। और ये जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज है, उसका पुलिस आउटपोस्ट में इस राय की ड्यूटी थी और इसी कारण वो बेरोक टोक कहीं भी आ सकता था, कहीं भी जा सकता था। वो सबको जानता था वहाँ पे। वो टी-शर्ट जो पहनता था उस पर कलकत्ता पुलिस का लोगो लगाता था, अपनी मोटरसाइकिल पे कलकत्ता पुलिस लिखता था। तो वो जनरल लोगों को यही था कि वो कोलकाता पुलिस का में कार्यरत है। ये जब ये घटना हुई तो CCTV की मदद से साफ हो गया कि ये संजय राय ही सुबह 4 बजे करीब उस बिल्डिंग में घुसा था और उसने फिर कबूल भी कर लिया है। बहुत सी चीज़ें अब स्पष्ट हो गई कि वही व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व था। लेकिन जो रेप के साथ जो वहशीपना हुआ है वो किसी हैवान का काम है। और जो प्रिंसिपल साहब हैं मेडिकल कॉलेज के, डॉक्टर संदीप घोष, उन्होंने पहली जब खबर आई ये बताया गया कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी तत्काल इस पर कार्रवाई की और उन्होंने कलकत्ता पुलिस से बहुत साफ साफ कहा कि इसको एक हफ्ते के अंदर आप सॉल्व कीजिए, सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन करके पकड़िए, बताइए कैसे हुआ, नहीं तो हम इसको CBI को ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि इसको फास्ट नहीं, इसको फास्टेस्ट ट्रैक पे चलाया जाएगा और इस तरह का जो व्यक्ति है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अभी इस समय देश भर में प्रदर्शन, हड़ताल, ये सब चल रहे हैं और ये क्यों हो रहे हैं वो आपको भी आगे जब मैं बात करूँगा तो समझ आएगा देश भर में इसमें क्यों प्रदर्शन हो रहा है, क्यों हड़ताल हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, जो पोस्टमार्टम ने इन्वर्टेड एंड कन्वर्टेड जो रिपोर्ट आई उसमें लिखा है परवर्टेड सेक्सुअलिटी और जेनिटल टॉर्चर, मतलब घिनौनी की पुष्टि हुई है। और ये जो सिविक वॉलंटियर्स है संजय राय, वो
उसका बैकग्राउंड, मैं इसलिए इस बात को बार बार इस पे आ रहा हूं, जब उसको सिविक वॉलंटियर 2019 के करीब बताया गया था कोरोना से पहले, तो क्या उसका बैकग्राउंड नहीं चेक किया था? उसको किसके रिकमेंडेशन में बना था, कहां से आया था? उसका कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कहीं कोई बैकग्राउंड चेक? पुलिस तो कहती है कि आप घर में डोमेस्टिक सर्वेंट रखिए, ड्राइवर रखिए, उसका भी बैकग्राउंड चेक करिए, उसका भी। इसका क्यों नहीं हुआ था? लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ये जो संजय राय है, ये पुलिस द्वारा चला, पुलिस, केवल पुलिस ही नहीं, पुलिस और अस्पताल के दोनों की मिलीभगत से जो वहाँ रैकेट चलता है, एडमिशन का रैकेट, वो इसमें इन्वॉल्व रहता है। किसी का एडमिशन कराना है, किसी का क्या करना है, एडमिशन इलाज कराने का कि मैं जल्दी दिखा दूंगा, लाइन में नहीं लगना होगा, और बेड दिलवाना, क्योंकि बेड दिलवाना भी सरकारी अस्पताल में, अगर आप जानते हैं, ये है, यहाँ बेड नहीं मिल रही तो मैं दूसरे प्राइवेट में दिलवा दूंगा। इस तरह के उसमें पुलिस और अस्पताल के अधिकारियों के सहयोग से वो इस तरह का काम करते। उसका जब अब पकड़ा गया तो उसके फ़ोन में तमाम पोर्नो और ये सब निकल रही, वो इस तरह का व्यक्ति ही था। और पकड़ा कैसे गया कि जो उसका हेडसेट था, जो कान में लगा के घूमते हैं, जब वो 4 बजे अंदर जा रहा था तो वो उसके गले में था, जब वो बाहर निकल रहा था तो उसके गले में नहीं था। और इस डॉक्टर जो रिसर्च कर रही थी, मतलब जो रेजिडेंट थी, उसकी लाश के पास इसका हेडसेट मिला है। अब ये केस कैलकाटा हाई कोर्ट में भी इसकी हियरिंग हो रही है और उसकी वजह से ही कुछ चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। एक तो सबसे पहले कैलकाटा हाई कोर्ट ने ये कहा है कि डॉक्टर संदीप घोष के स्टेटमेंट में डिले क्यों हुआ, और सबसे जिस वजह से सारे देश में जितने रेजिडेंट हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जो इस समय आहत हैं और जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण डॉक्टर घोष द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है, जो उन्होंने कहा था कि ये जो रेजिडेंट डॉक्टर थी, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम साइकोसिस। तो मतलब वो डॉक्टर साहब कुछ भी करें, इतने असंवेदनशील कोई व्यक्ति, और वो भी प्रिंसिपल के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हो सकता है कि एक बच्ची जिसके साथ ये सब हुआ, उसके बाद उसको साइकोसिस करके इस पे पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, ये हाई कोर्ट का कहना है कि पुलिस ने इस केस को जब रजिस्टर्ड किया तो अननेचुरल डेथ का केस क्यों बनाया? ये हत्या का सीधे सीधे केस था, क्यों उसमें अननेचुरल डेथ का था? इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस की, अस्पताल की सब मिली भगत इससे साफ जाहिर हो रही है। दूसरा, ये हाईकोर्ट ये पूछ रहा है कि भाई जितनी ग्रेव इंजरीज हैं उस लड़की को, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। और एक हाईकोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया, उसने कहा है कि ये जो प्रिंसिपल साहब हैं, ही मस्ट बी प्लीडेड एज अक्यूज्ड। इनको इसमें आप अक्यूज बनाइए और इसके साथ उसी हिसाब से मुकदमा आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये एक होना आवश्यक था, नहीं तो ये तो अपना छूट ही गए थे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात लगती है, जहाँ से ये लगता है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की जिम्मेदारी इसलिए मानते हैं क्योंकि सरकार में किया जा रहा है, सरकार द्वारा किया जा रहा है। 4 घंटे के अंदर संदीप घोष यहाँ से रिज़ाइन करते हैं, 4 घंटे के अंदर स्टेट गवर्नमेंट उनको अपॉइंट कर देती है एक दूसरे स्टेट गवर्नमेंट रन मेडिकल कॉलेज में, वो कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज जो चित्तरंजन हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, उसमें ऑलरेडी इनको अपॉइंट कर देती है। अब मुख्य मुद्दा यह है कि इतना हीनियस बात हुई है, आपकी नाक के नीचे हुई है, आप उनको तुरंत आप केवल ट्रांसफ़र करके छोड़ दे रहे हैं। इट अमाउंट्स टू ट्रांसफ़र। 4 घंटे उन्होंने रिज़ाइन किया, 4 घंटे के अंदर दूसरी जगह पोस्टिंग हो गई। इनको क्या निलंबन, इनका सस्पेंशन नहीं होना चाहिए था ममता दीदी? सस्पेंशन तो होना मेरे ख्याल में ज़रूरी था, लेकिन हाईकोर्ट ने इनको बिल्कुल स्पष्ट कहा है, क्योंकि अगर ये वहाँ रहेंगे तो शायद जांच भी प्रभावित करें। उन्होंने हाईकोर्ट ने डॉक्टर घोष से कहा है कि आप अब लंबी छुट्टी पे चले जाइए, ऐसा निर्देश हुआ है। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं, इस तरह के क्राइम तो होंगे, हर जगह देश में हो रहे हैं। पहली चीज़, स्टेट गवर्नमेंट कितना जल्दी और कितना ईमानदारी के साथ इस तरह के कल्प्रिट्स को पकड़ा के और जो भी इसमें इन्वॉल्व है जांच कराती है, वो उसका निश्चित करेगा कि वो स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि देश में, मेरी ये व्यक्तिगत राय हो सकती है, लोगों को हो सकता है अच्छा लगे ना लगे। वेस्ट बंगाल, मैं पूरे देश में रहा हूँ, मैं वेस्ट बंगाल में भी रहा हूँ, काफ़ी लंबे समय रहा हूँ। महिलाओं के लिए सबसे सेफ स्टेट आज भी मैं वेस्ट बंगाल को मानता हूँ, लेकिन
ये क्राइम नहीं होगा इसकी गारंटी कोई नहीं कर सकता। ये क्राइम हो सकता है। अब जब इस तरह के क्राइम को, जो संदेश खाली, अगर आपको याद हो कि किस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी ने वोट के चक्कर में संदेश खाली पूरा का ड्रामा हुआ, तो अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो सबकी विश्वसनीयता कम होगी। इस केस में मुझे ऐसा लगता है कि ये टेस्ट है स्टेट गवर्नमेंट की संवेदनशीलता का। इत्तेफाक से महिला चीफ मिनिस्टर हैं, तो उम्मीद ये है कि देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन इसमें जो अब विक्टिम तो ख़त्म ही हो गई, लेकिन कम से कम ऐसा ज़रूर कुछ ना कुछ होगा कि ये ज़मीर बने कि ये जो पुलिस, डॉक्टर, मतलब जो इस तरह के स्टाफ है सरकारी अस्पताल में, उनका जो नेक्सस है वो ज़रूर टूटे और अगली बार इस तरह का क्राइम करने से पहले कम से कम 10 बार ज़रूर किसी को सोचना पड़े। अब दूसरी बात, ब्रॉडकास्ट बिल विड्रॉन, खतरा खत्म या सिर्फ टला है? एक ब्रॉडकास्टिंग बिल आने वाला था, सबको बहुत डर था, और ब्रॉडकास्टिंग बिल मुख्य रूप से आ रहा था बाकी के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, और ख़ास करके जो यूट्यूबर्स हैं, फेसबुक पे लिखते हैं, इंस्टा बनाते हैं, उनको ज़रा कंट्रोल करने की बात थी। ये था कि भाई ये लोग बहुत ज़्यादा सरकार से प्रश्न पूछते हैं, तो इसलिए इनको कैसे रोका जाए। मूल रूप से कहा नहीं गया था, बट भावना यही थी। इस प्रपोज ब्रॉडकास्ट बिल को सरकार ने कल विड्रॉ कर लिया है। अब एक दो चीज़ें आपको बताते चले। हिंदुस्तान में एस्टिमेटेड करीब 1 बिलियन इंटरनेट यूज़र हैं। 1 बिलियन, 100 करोड़ करीब इंटरनेट यूज़र हैं। और नवंबर 2023 से इस बिल पर काम चल रहा था, सरकार कुछ ना कुछ अपना कर रही थी, लेकिन तब तक इलेक्शन आ गया। इलेक्शन के जस्ट बाद जब मोदी सरकार आ गई, एनडीए की नई सरकार बन गई, तो जुलाई 2024 में सरकार ने इस ड्राफ्ट बिल को कुछ स्टेक होल्डर्स को के बीच फीडबैक के लिए सर्कुलेट कर दिया। और अपने ही, अब जो जिनके बीच किया गया उनको क्या बोले, किनको सर्कुलेट हुआ ये सरकार ही जाने। और ये भी था कि ये आप कहीं आगे नहीं बढ़ाइएगा, किसी और को नहीं दीजिएगा। और इस लीक को, इस कॉपीइंग को रोकने के लिए इसके ड्राफ्ट को वाटरमार्क किया गया, जिससे इसकी कॉपी न बने, कॉपी बने तो पता लग जाए ये लोग कौन लोग थे जिनके बीच आप ये सर्कुलेट कर रहे थे, आप किनसे फीडबैक ले रहे थे। ये भी ज़रा जानने वाली चीज़ है, क्योंकि मैंने जो देश के प्रमुख यूट्यूबर हैं जो पहले 10-12 की श्रेणी में आते हैं, उनमें से 6-7 से मैंने व्यक्तिगत रूप से बात की, किसी के पास ये ड्राफ्ट नहीं गया है। देखा सबने होगा, लेकिन पब्लिकली भाई मालूम नहीं। सरकार, अभी हम कह दें कि मैंने तो ड्राफ्ट देखा, तो सरकार कहे आपने कैसे देखा, ये भी कोई मुकदमा करके आपको अंदर कर दे। तो इसलिए हम सब लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन पता सबको है। और अगर क्योंकि देखा भी हो तो इसको एडमिट नहीं करना चाहिए, जो जैसी सरकार आजकल चल रही है। अब ये लोग कौन थे, ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जो देश का जो टोटल सोशल मीडिया का वो का आईबॉल्स बोलते हैं या व्यूअर्स जो हैं, वो हिंदी और इंडियन लैंग्वेज के करीब 95 से 96% है, अंग्रेजी केवल 3-4% है। अभी तक का पास का रिकॉर्ड ये है कि सरकार वही 3-4-5-2-3 अंग्रेजी वालों से पूछ लेती है, बाकी रीजनल लैंग्वेज हिंदी से पूछने की ज़रूरत नहीं। किनको दिया है ये नहीं मालूम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी कवायद हो क्यों रही है। ये पूरी कवायद इसलिए हो रही है कि फ्री स्पीच को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश है। और एक और मुश्किल बात ये हो रही है इस ड्राफ्ट के अनुसार कि जो कंप्लायंस का बर्डन है वो ऑनलाइन क्रिएटर्स की जिम्मेदारी रहेगा, हम लोगों की जिम्मेदारी रहेगा। अब मान लीजिए मेरे पास तो एक छोटी टीम है, हम सब लोग साथ काम करते हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं, प्रिंट के ज़माने से कर रहे हैं, लेकिन बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो वन मैन आर्मी है। खुद ही कंटेंट रिकॉर्ड करते हैं, खुद ही एडिट करते हैं, खुद ही थंबनेल बनाते हैं, खुद ही सब कुछ लिखते हैं, खुद ही अपलोड करते हैं, सब कुछ खुद करते हैं। वो इसके कंप्लायंस को कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें यह है कि ग्रीवांस ऑफिसर रखिए और फलाना रखिए और ढिमा करके, वो कैसे करेंगे। दूसरा, मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अभी हम और समय लेंगे और हम 15 और कमेंट्स और सजेशन के लिए हमें 15 अक्टूबर तक हम करेंगे, लेकिन आप किसको भेज रहे हैं, किससे बातचीत कर रहे हैं, ये नहीं पता है। ऐसा बताया गया कि इस बिल के बाद जो कानून बनेगा वो ना केवल भारतीयों के ऊपर, बल्कि दुनिया भर के जो इस तरह के समाचार वो हैं उन पर भी लागू करने का प्लान है। मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ नहीं करके हम अमेरिका से बैठ के करने लगे तो हम इससे के चंगुल से निकल जाएंगे।
मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको कोई बिल लाना और ख़ास करके इस तरह का बिल जो जिसमें राइट टू स्पीच की बात हो, जिसमें 100 बिलियन लोगों से फ़र्क पड़ता हो, तो कम से कम पब्लिक डोमेन में उसको ले आइए। पब्लिक डोमेन में पूछिए लोगों से कि भाई इसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या चेंज होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हश करके अपने को 4-6 लोगों के पास भेज के और फिर ये तो मेरे ख्याल में ठीक नहीं रहेगा। और दूसरी बात, आज भी अगर मैं यूट्यूब में कुछ अमर्यादित बात करूं, झूठी बात करूं, कुछ ही करूं, तो आज भी लॉ है। लॉ तो है ही, ऐसा थोड़ी है कि मैं बेलगाम हूं कि मैं जो चाहूं वो करूं। मैं गाली दूं और उसका लॉ है, झूठ बोलूंगा तो उसके लिए लॉ है, गलत बयानी करूंगा तो उसके लिए लॉ है। तो इस ब्रॉडकास्ट बिल से आप क्या करना चाह रहे थे? देखिए, मुख्य बात क्या है, कहाँ से ये ट्रिगर हुआ कि 2024 के इलेक्शन में यूट्यूब की एक अहम भूमिका थी। सरकार का किसी भी तरह से उस पर कंट्रोल करना चाहती है, उसको बंद करना चाहती है। पर अब जब 240 सीटें आ गई हैं 303 से घट के और विपक्ष की 234, तो इतने कंट्रोवर्शियल बिल को पास कराना सरकार को भी पता है कि बहुत आसान चीज़ नहीं होगी। और मुझे ऐसा अब लगने लगा है कि लोकतंत्र के लिए ये ब्रूट मेजॉरिटी होना भी शायद अब ठीक नहीं है। अब अंतिम बात कर लें, कितना सुरक्षित है बांग्लादेश हिंदुओं के लिए? शेख हसीना बांग्लादेश में से हटाई गई, वो भाग के हिंदुस्तान में आके अभी शरण ली हुई हैं, लेकिन ये टेम्प्रेरी मामला है। उनको अल्टीमेटली पॉलिटिकल असाइलम किसी और देश में लेना होगा, उसकी कोशिश जारी है। और यहाँ पे इस बीच वहाँ पे एक दूसरी सरकार आ गई है। शेख हसीना के हिंदुस्तान आने से पहले भी वहाँ बहुत से मतलब लोग मरे थे और उसके बाद भी अभी खून खराबा जारी है। लेकिन जो इंटरिम गवर्नमेंट है और जिसको मोहम्मद यूनुस साहब नोबेल लॉरेट हैं, उनके बारे में वो जो हेड कर रहे हैं, वो मुख्य रूप से वहाँ ताकत स्टूडेंट्स की है, छात्रों की है। और मैं एक छोटा वीडियो इसलिए लगा दे रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि हिंदू इस समय कितना सुरक्षित है और वहाँ की जो नेतृत्व है वो इस बात को कितनी गंभीरता से ले रहा है। तो इसको पहले देख लीजिए। মধ্যে আমরা শুনলাম, আসার পথে শুনে আসছি যে এখানে আইন শৃঙ্খলার ব্যাঘাত হচ্ছে, মানুষকে আক্রমণ করছে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, সম্পদ জ্বালিয়ে নষ্ট করছে, চুরি করছে, দিয়ে যাচ্ছে, অফিস আদালতে আক্রমণ করছে, সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ করছে, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, আহমদিয়া সবার উপর আক্রমণ করছে। এগুলো হলো ষড়যন্ত্রের অংশ। এগুলো আমাদের বিষয় না। আমাদের কাজ হলো এটাকে রক্ষা করা, সবাইকে রক্ষা করা। প্রতিটি মানুষ আমাদের ভাই, আমাদের বোন, তাদেরকে রক্ষা করা এবং আমাদের একটা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আসা। বিশৃঙ্খলা, সহিংসতা এগুলো হলো অগ্রগতির বড় শত্রু। आपने देख लिया, जिन्होंने इमरजेंसी देखी है, अगर याद हो तो इमरजेंसी से पहले जब जयप्रकाश जी से पटना में वहाँ के स्टूडेंट्स लोग गए थे और कहे थे, ये लालू आलू जी सब लोग थे, सुशील मोदी लालू, कि भाई आप इसका नेतृत्व करिए, तो एक ही शर्त जेपी ने रखी थी कि हिंसा किसी तरह की भी नहीं होगी। मुझे कुछ उसी तरह का वही स्टूडेंट्स, वही मोहम्मद यूनुस का कहना कि भाई हिंसा से नहीं सोल्यूशन होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये तो वहाँ एक वो चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी हो, किसी की भी जान जाती है, वो बुरा है, मतलब वो दुख की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो स्टेट उसको स्पॉन्सर करे या स्टेट ऐसा लगे कि जो स्टेट है, जो राज है, जो सरकार है, वो उसके पीछे खड़ी है, वो थोड़ा सा तब चिंता की बात होती है। फिलहाल बांग्लादेश में ऐसा नहीं लग रहा है कि जो लोग इस समय सत्ता में आए हैं वो खुद इस तरह की चीज़ों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। दिक्कत मतलब वहाँ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति का अगर इस चीज़ को रोकना है की कोशिश कर रहा है, तो हमें ये मानना होगा कि वहाँ पे देर सवेर ये ठीक चीज़ें हो जाएंगी। दूसरी तरफ एक सरकार ऐसी भी हैं, कुछ हम लोगों ने सरकारें देखी हैं जो इस तरह की माइनॉरिटी के अगेंस्ट अगर आप हिंसा कर रहे हैं तो उसको प्रोत्साहित करने का काम भी करती हैं। वो कितना वाजिब है ये आपको और हमको सोचना होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।